नमस्कार। स्वागत आपका विद्या कंप्यूटर एकेडमी छानीबेड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। और आज हम शुरू कर रहे हैं थ्योरी की क्लासें। और आज की थ्योरी क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कंप्यूटर का परिचय और उसका विकास और उसका इतिहास, इतनी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामान्य परिचय ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी या लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से मानी जाती है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अंग्रेजी भाषा या लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है। और इस कंप्यूट का मतलब क्या होता है? इस कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। यानी आप कहीं देखोगे तो आपको दोनों मिलेंगे, कहीं तो आपको मिलेगा अंग्रेजी भाषा में, कहीं मिलेगा लैटिन भाषा में। और मैंने अंग्रेजी या लैटिन दोनों भाषा इसलिए यूज़ की है कि जो कंप्यूट शब्द है वो अंग्रेजी या लैटिन दोनों में कंप्यूट ही शब्द है। अंग्रेजी भाषा लैटिन भाषा से ही बनी है, तो बहुत सारे वर्ड है वो लैटिन भाषा के अंग्रेजी भाषा यूज़ कर रही है सेम टू सेम। तो कंप्यूट एक ऐसा वर्ड है जो अंग्रेजी लैटिन में सेम है और दोनों का अर्थ भी सेम है, गणना करना। जो हमारा प्रारंभिक कंप्यूटर था, शुरू में जो कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर बनाने का उद्देश्य है केवल और केवल गणना करना था, न कि आजकल की जो तमाम प्रोसेस होती है वो प्रोसेस करना था। ठीक है, उसमें धीरे धीरे विकास होता गया और उसके अंदर चीज़ें बढ़ती गई, लेकिन जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो गणना करना ही था। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो इस कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है। ठीक है, और जो अंग्रेजी या लैटिन भाषा का बोल सकते हैं, और इसका अर्थ क्या था? गणना करना। अब देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं सहगणक, यानी गणना करने वाला यंत्र, सहगणक। हिंदी में इसको सहगणक बोला जाता है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में कंप्यूटर क्या बोलते हैं, तो हिंदी में कंप्यूटर क्या बोलते हैं? सहगणक। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर क्या होता है। अपने को पता होना चाहिए कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे बाकी मशीन होते हैं वैसे ये भी एक मशीन है। और ये क्या काम करती है? ये करती है डाटा पर प्रोसेस। ठीक है, और कंप्यूटर किस टाइप की मशीन है? कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक टाइप की मशीन, और ये क्या काम करती है? डाटा पर प्रोसेस करती है, डाटा पर क्रिया करती है। तो ये कंप्यूटर की परिभाषा होगी। कंप्यूटर क्या परिभाषा होगी? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो काम क्या करती है? डाटा पर क्या काम करती है? प्रोसेस करने का काम करती है, यानी डाटा पर क्रिया करती है। अब अपने को पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। डाटा पे तो क्रिया करती है, लेकिन ये डाटा होता क्या है? डाटा क्या होता है? तो डाटा क्या होता है? डाटा होता है यूजर द्वारा। डाटा क्या होता है? यूजर द्वारा। यूजर कौन होता है? यूजर कंप्यूटर को यूज करने वाला। यूजर द्वारा कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दी जाने वाली समस्त सामग्री, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं। यानी जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, वो सब चीज़ें क्या कहलाती है? वो सब चीज़ें डाटा कहलाती है। ठीक है, हर बात समझ में। यानी कंप्यूटर सामान्य परिचय में हमने क्या पढ़ा? उत्पत्ति अंग्रेजी या लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से मानी जाती है, जिसका अर्थ गणना करना है। कंप्यूटर को हिंदी में सहगणक कहते हैं। और कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या काम आती है? डाटा पर प्रोसेस करने के लिए काम में आती है। ठीक है, और डाटा क्या होते हैं? यूजर द्वारा इनपुट के रूप में कंप्यूटर को जो भी हम सामग्री देते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो यानी शब्द हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे फोटो हो, वो सब चीज़ें क्या कहलाती है? डाटा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास और विकास, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर की जो शुरुआत मानी जाती है वो किस उपकरण से मानी जाती है? वो मानी जाती है एबेक्स उपकरण से। किस उपकरण से मानी जाती है? एबेक्स से। ठीक है, ये एबेक्स क्या है? देखो, कंप्यूटर का इतिहास है वो कुछ समय की बात नहीं है। इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का जो इतिहास है वो कितने वर्ष पुराना है? लगभग 3000 वर्ष पुराना है। यानी आज का हमारा कंप्यूटर है जो है, इसको हज़ारों वर्ष लगे हैं इस तरीके का कंप्यूटर बनने में। ठीक है, इस एबेक्स को किसने बनाया? इस एबेक्स को बनाया चीन के लोगों ने। चीन में बनाई, चीन के लोगों ने बनाया। चीन में एक कैलकुलेशन मशीन एबेक्स का आविष्कार हुआ। यानी लगभग 3000 वर्ष पहले
चीन में कैलकुलेशन मशीन एबेक्स का क्या हुआ, आविष्कार हुआ था। एबेक्स होता क्या है, ये एबेक्स तारों का एक फ्रेम होता है। एबेक्स क्या होता है, एक तारों का एक फ्रेम होता है, और इन तारों में बीड क्या होता है, यानी पकी हुई मिट्टी के गोले पिरोए रहते हैं। यानी ये तारों का एक फ्रेम होता है और इसमें क्या पिरोए रहते हैं, इसमें पकी हुई मिट्टी के गोले पिरोए रहते हैं। ठीक है, देखिए इसका चित्र भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये एबेक्स अपना, ठीक है, ये देखिए तार है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तार हैं। ठीक है, और इसमें ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मिट्टी के गोले। ठीक है, जिनको तारों में बीड कहते हैं। ठीक है, तो इनसे गणना की जाती थी। सबसे पहले कंप्यूटर बना था तो मिट्टी के बनाए गए थे, बाद में ये प्लास्टिक वगैरह भी बनाए गए, जिनको मनके कहा जाता था, मनके, जिनको क्या कहा जाता था, मनके। ठीक है, जिनको मनके कहा जाता है। तारों और मनकों से भी ये एबेक्स बना था। ठीक है, मनके क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने मोती, और पकी हुई मिट्टी के बने गोले क्या होते हैं, बीड होते हैं। ठीक है, तो एबेक्स क्या होता है, तारों और बीड से मिलकर बना हुआ होता है। प्रारंभ में एबेक्स को व्यापारी कैलकुलेशन के काम में यूज किया करते थे। जो व्यापारी होते थे वो इसका यूज करते थे, किसके लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, यह मशीन अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग देने के काम में आती थी। यानी ये जो एबेक्स है वो क्या क्या काम करती थी, अंकों को जोड़ती थी, घटाव करती थी और गुणा भी करती थी। ठीक है, और भाग भी करती थी, ये कार्य करती थी। तो एबेक्स क्या है, एबेक्स से कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। एबेक्स को गणना करने के लिए बनाया गया था। किसने बनाया था, चीन के लोगों ने बनाया था। और ये एबेक्स है क्या, तारों और बीड या मनकों से मिलकर बना एक उपकरण होता है जो गणना के काम आता है। ठीक है, तो ये था अपना एबेक्स। अब देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे ब्लेज पास्कल के बारे में। फिर जो अपना एबेक्स है इसके बाद में ब्लेज पास्कल बना। ब्लेज पास्कल क्या है, 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ थे। कौन, ब्लेज पास्कल। कौन थे, ब्लेज पास्कल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र सन 1645 में विकसित किया था। यानी ब्लेज पास्कल कौन है, फ्रांस के गणितज्ञ थे, और उन्होंने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र बनाया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर। और कब बनाया, 1645 ईस्वी में बनाया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते थे। इस मशीन को क्या कहते थे, एडिंग मशीन कहते थे। यानी जो मशीन ब्लेज पास्कल ने बनाई थी गणना करने के लिए, उसको क्या बोलते थे, एडिंग मशीन बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि यह केवल जोड़ या घटाव ही कर सकती थी। ये क्या कर सकती थी, जोड़ या घटाव ही कर सकती थी, इसके अलावा ये भाग गुणा नहीं कर सकती थी, इसलिए इसको एडिंग मशीन कहते थे। यह मशीन किस पे सिद्धांत पर कार्य करती थी, यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। घड़ी यानी दीवार घड़ी सुई वाली जो होती है वो, और ओडोमीटर यानी स्पीड मापने के लिए जो मीटर होता है वो, उसके सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें क्या होता था, उसमें कई दांतें युक्त चक्रियाँ, टूथ व्हील्स लगी होती थी। ठीक है, यानी दांत युक्त चक्रियाँ लगी होती थी जो घूमती रहती थी। चक्रियों के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। यानी चक्री थे, उसके जो दांत होते हैं उन पे क्या थे, 0 से 9 तक अंक छपे होते थे। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इसमें एक चक्री घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी। ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को क्या कहा गया, पास्कलाइन भी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने वाली, कि जो ब्लेज पास्कल की जो मशीन थी उसको क्या बोला गया, पास्कलाइन भी बोला गया। ठीक है, उसको एक तो एडिंग मशीन बोला गया, एक पास्कलाइन बोला गया। एडिंग मशीन में क्या थी, दांत युक्त चक्रियाँ थी जिसपे 0 से 9 तक अंक छपे रहते थे, और प्रत्येक जो चक्री थी उसका एक स्थान निश्चित था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए इसका मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, इस तरीके की थी। ये देखिए नीचे ये इसमें आपको दिखाई दे रही है चक्रियाँ, ये चक्रियाँ हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से इनका निश्चित स्थान था। और प्रत्येक चक्री पे ये देखो अंक लिखे हुए हैं, जैसे 0 से 9 तक। ठीक है, और इस हिसाब से इसकी गणना होती थी। तो ये था अपना ब्लेज पास्कल 1645 में एबेक्स के बाद में। ठीक है, और इसके बाद में जो कंप्यूटर बना वो कौन सा था, वो था जैकवार्ड लूम। ठीक है, जैकवार्ड लूम था। ये क्या होता है, देखिए सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने की
ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों को डिजाइन या पैटर्न को कीबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। कहने का मतलब है जो लूम थी ये उस मशीन का नाम था लूम, और बनाई किसने थी? जैकवार्ड ने बनाई थी। और ये लूम किस चीज़ की मशीन थी? ये थी कपड़े बुनने की मशीन। और जैकवार्ड फ्रांसीसी वैज्ञानिक था और 1801 में इन्होंने ये मशीन बनाई थी लूम, जो कपड़े बुनने की मशीन थी। ठीक है। इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड छिद्र युक्त पंच कार्ड से नियंत्रित करते थे। कार्डबोर्ड छिद्र युक्त पंच कार्ड से नियंत्रित करते थे। पंच कार्ड पर चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। देखिए ये चीज़ क्या है, पहले तो मैं आपको एक इनका चित्र दिखा देता हूँ। लूम मशीन कैसी थी? ये थी, ये लूम मशीन इन्होंने बनाई थी। ठीक है। और अब आपको ये कपड़े बुनने की मशीन थी, इनको कंप्यूटर के इतिहास में कैसे हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ यूज की गई थी जिसका नाम इन्होंने दिया है पंच कार्ड, जो इनके कपड़े बुनने की मशीन को कंट्रोल करते थे। ठीक है। तो ये पंच कार्ड आगे चलकर कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का साधन बने। डाटा इनपुट करने के लिए हम पंच कार्डों का यूज करने लगे। पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड एक वर्गाकार धातु का बना हुआ पदार्थ होता है। ठीक है। इसमें एक जगह छिद्र होता है, एक जगह समतल जगह होती है। ठीक है। तो पहले जब कंप्यूटर आए थे तो कंप्यूटर के अंदर डाटा 0-1 के अंदर ही सेव होते थे। तो जहाँ छिद्र होता था उसको 0 माना जाता था, समतल जगह को 1 माना जाता था। तो अगर हम छेद पे क्लिक करेंगे तो 0 इंटर होता था, और समतल जगह क्लिक करें तो 1 इंटर होता था। तो इस पंच कार्ड को आगे जाके इनपुट के रूप में काम लिया गया था, इसलिए भी इसको कंप्यूटर के विकास के रूप में माना जाता है। तो इसमें अपने को इतनी बात ध्यान में रखनी है कि सन 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक मशीन बनाई लूम, जो कपड़े बुनने की मशीन थी, और इसमें पंच कार्डों का यूज किया गया, जो आगे चल के कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करने के लिए यूज किया जाने लगा। ठीक है। तो ये थी अपनी जैकवार्ड लूम। इसके बाद में क्या हुआ विकास कंप्यूटर के इतिहास में? इसके बाद में आया सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है चार्ल्स बेबेज। ये नाम आपने बहुत सुना हो, जब कंप्यूटर का नाम आता है तो इनका नाम जरूर आता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। इनका नाम क्यों आता है वो पढ़ लेते हैं। देखिए चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका व्यय किसने उठाया? ब्रिटिश सरकार ने उठाया था। ठीक है, वहन किया। उस मशीन का नाम क्या था? उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। और ये डिफरेंस इंजन क्या यूज में लिया गई थी? गणना करने के लिए। इस मशीन में कई गियर और सॉफ्ट लगे थे। सॉफ्ट नहीं, स्विच है, गलत लिखा गया। इसमें कई गियर और स्विच लगे थे। किसमें? चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन में क्या थे? कई सारे गियर और स्विच लगे थे। यह भाप से चलती थी। जो डिफरेंस इंजन थी किससे चलती थी? ये भाप से चलती थी। और 1822 में इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया। उसके बाद में सन 1833 में, यानी 10 साल बाद, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप, यानी डिफरेंस इंजन को सुधार करते हुए एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। यानी उन्होंने पहले तो डिफरेंस इंजन बनाया 1822 में, उसके बाद में उसने सुधार करके उसके अंदर और उसको विकसित करके एक एनालिटिकल इंजन बनाया, और यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। ठीक है। लेकिन ये पूर्ण रूप से गणनाएं नहीं कर पाती थी, लेकिन इन्होंने आजकल जो कंप्यूटर उनके लिए सिद्धांत जरूर प्रतिपादित करते थे इनके माध्यम से। बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का एक आधार बना। यानी आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आधुनिक कंप्यूटर, उनका आधार कौन सा बना? एनालिटिकल इंजन बना चार्ल्स बेबेज का। और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का क्या कहा जाता है भाई? जनक कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ठीक है। यानी चार्ल्स बेबेज क्या थे? उन्होंने 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, जिसमें कई स्विच और गियर थे जो भाप से चलते थे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? 1833 में एक डिफरेंस इंजन का विकसित रूप क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, बहुत शक्तिशाली मशीन थी ये। और जो एनालिटिकल इंजन था उनका, ये आज के आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जो आज के हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उनको बनाने के लिए उनका जो एनालिटिकल इंजन है, उसके जो सिद्धांत है उस पर आधारित है आज के जो कंप्यूटर है, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया वो इस तरीके का दिखता था। ये एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज
सर ने बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं डॉक्टर हावर्ड आइकन का मार्क 1। देखिए, सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। देखिए, उसके बाद में 1940 में जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनना प्रारंभ हो चुके थे। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो इसमें IBM जो कंपनी है, IBM कंपनी क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ये कंप्यूटर बनाने की सबसे पहली कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी है IBM। ठीक है, तो IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर व डॉक्टर हावर्ड आइकन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित किया। यह विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। यानी विद्युत यांत्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा? मार्क 1। ठीक है, तो इसको बनाया किसने? IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर व डॉक्टर हावर्ड आइकन ने। मुख्य जो रोल था वो डॉक्टर हावर्ड आइकन का था। इन्होंने IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों का सहयोग लेते हुए इसको बनाया था। अच्छा, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था और इसका ऑफिशियल नेम, जो इसका ऑफिशियल नाम रखा गया था वो रखा गया था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया था। देखो, कैलकुलेटर का मतलब गणना करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? गणना करना ही था। तो इस कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था? इस कंप्यूटर का नाम रखा गया था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह में भेजा गया था। यानी ये कंप्यूटर बनने के बाद में इसको विश्वविद्यालय में भेजा गया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1944 में फरवरी माह में। लेकिन ये विश्वविद्यालय में मिला कब? 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। इसी विद्यालय में इनका नाम क्या पड़ा? मार्क 1 पड़ा। इनका नाम क्या पड़ा? मार्क 1 पड़ा। और ये क्या क्या कर सकता था? ये 6 सेकंड में एक गुणा व 12 सेकंड में एक भाग कर सकता था। यानी 6 सेकंड में गुणा कर सकता था और 12 सेकंड में एक भाग कर सकता था। कौन? डॉक्टर हावर्ड आइकन का मार्क 1। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मार्क 1 था। यह इसका पुराना नाम क्या है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। और ये किसने बनाई थी? डॉक्टर हावर्ड आइकन ने इसको बनाया था मार्क 1 को। कब बनाया था? 1940 में। ठीक है, 1944 में बनाया था इन्होंने। ठीक है, कब बनाया था? 1944 में। और इनका सहयोग किसने किया था? IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर ने। तो इसको चित्र में कैसे दिखता था? ये इस तरीके का ये कंप्यूटर था। ठीक है, इस तरीके का ये कंप्यूटर बना था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर आया ABC, एंटासॉफ बेरी कंप्यूटर। एंटासॉफ बेरी कंप्यूटर ये क्या था? सन 1945 में एंटासॉफ तथा क्लोफोर्ड बेरी, ये 2 वैज्ञानिक थे, एंटासॉफ और क्लोफोर्ड बेरी। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया जिसका नाम ABC रखा गया। ABC शब्द जो है वो एंटासॉफ बेरी कंप्यूटर, इसका शॉर्ट रूप था, क्योंकि एंटासॉफ और बेरी दोनों ने इसको बनाया था मिलके। तो एंटासॉफ बेरी और कंप्यूटर का संयुक्त रूप ABC इनको नाम दिया गया। ABC क्या है? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो कौन सा था? मार्क 1 था। और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल नाम और आ गया इसमें। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला ABC, एंटासॉफ बेरी कंप्यूटर जो था वो डिजिटल कंप्यूटर था पहला। और कब बना? 1945 में बना था। किसी ने बनाया था? एंटासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने इसको बनाया था। ठीक है, ये कैसा दिखता था? ये इस तरीके का दिखता था भाई, ये इस तरीके का दिखता था। ठीक है, अब ये था कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में। अब हम कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे और कंप्यूटर के विकास में आती है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अलग अलग 5 पीढ़ियों में, क्योंकि कंप्यूटर को बढ़ने में हज़ारों वर्ष लगे हैं। तो इनके विकास के आधार पर इनको 5 पीढ़ियों में बांटा गया है और आज हम उन्हीं 5 पीढ़ियों का अध्ययन भी करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली पीढ़ी। जो पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे? पहली पीढ़ी की जो अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? वो 1946 से 1959 तक मानी जाती है अवधि। ठीक है, प्रथम पीढ़ी की। ये जो वर्ष हैं
ये किसी में थोड़ी बहुत आगे पीछे भी मिल सकते हैं, लेकिन जो संभावित है वो यही है। ठीक है, इस पीढ़ी के अंदर किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब आधारित मशीन थी। वैक्यूम ट्यूब क्या था? वैक्यूम ट्यूब एक आकार में बहुत बड़ी होती थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म भी होती थी और गर्म होने के कारण ये जल भी जाया करते थे, और इनको वातानुकूलित रखने के लिए बहुत महंगे यंत्र लगाने पड़ते थे, यानी इनको ठंडा रखने के लिए। तो ये बड़े महंगे कंप्यूटर होते थे वैसे। तो इसमें पहले पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। इस कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब और 70,000 रजिस्टर और लगभग 5 मिलियन जोड़ थे, यानी इतनी चीज़ें इसमें लगी हुई थी। ठीक है, यानी जोड़ का मतलब होता है इतने तारों के जो कनेक्शन थे जोड़ करने पड़े थे। ठीक है, और इसमें क्या थे? 1800 वैक्यूम ट्यूब और 70,000 रजिस्टर लगे हुए थे। ठीक है, यह कंप्यूटर एक बहुत भारी मशीन के समान था। भाई इतने 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे हुए तो भारी तो अपने हिसाब से होना ही था। ठीक है, तो बहुत एक भारी मशीन थी जिसे चलाने के लिए लगभग 160 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। कितने वाट की आवश्यकता होती थी? 160 किलोवाट की आवश्यकता होती थी। ठीक है, और ये क्या होते थे? बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, और गर्म होने के कारण ये क्या थे? जल भी जाया करते थे, इसलिए इनको ठंडा रखने के लिए वातानुकूलित रखना पड़ता था, जो कि बहुत महंगा पड़ता था। ठीक है, इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से थे? इसका सबसे मुख्य कंप्यूटर था ENIAC और एडवेक, फिर यूनिवेक भी आया, फिर IBM 701 आया, IBM 650 आया। ये IBM कंपनी ने बनाए थे, इसलिए IBM नाम साथ में इन्होंने दिए। तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ये प्रश्न आता है जैसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको ये ऑप्शन देखने हैं, ENIAC या एडवेक या यूनिवेक या IBM या IBM 650। तो इसका ENIAC कंप्यूटर इस तरीके का था। प्रथम पीढ़ी का जो ENIAC कंप्यूटर था, ये देखिए सारा इतना बड़ा कंप्यूटर, ये इतना बड़ा पूरा कंप्यूटर है जो पूरे एक रूम में आता था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, ये थे। तो अब पढ़ते हैं अपन दूसरी पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी क्या थी? 1946 से 1959 के बीच में थी। इसमें किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और इस कंप्यूटर में लगभग कितने ट्यूबें थी? 18,000 थी, और ये बहुत भारी मशीन थी, बहुत जल्दी गर्म होती थी। इसको चलाने के लिए 160 किलोवाट की आवश्यकता होती थी। और इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से हैं? ENIAC, एडवेक, यूनिवेक, IBM और IBM 650। अब देखिए इसके बाद में द्वितीय पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी जो अवधि मानी जाती है वो कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? 1959 से 1965 के बीच में मानी जाती है। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने ले लिया? ट्रांजिस्टरों ने ले लिया, जो आकार में बहुत छोटे होते थे। किससे? वैक्यूम ट्यूब से, और गर्म भी कम होते थे। वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने ले लिया? ट्रांजिस्टर ने ले लिया। ठीक है, जिसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि बनाने में किया जाने लगा। इसके बाद में ट्रांजिस्टर का उपयोग किस किस में किया जाने लगा? रेडियो बनाने में, टेलीविज़न बनाने में, कंप्यूटर आदि बनाने में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर अधिक विश्वसनीय थे, अधिक विश्वास वाले थे। ये आकार में कॉम्पैक्ट यानी आकार में कम थे, कॉम्पैक्ट और कम थे, यानी आकार में कम स्थान घेरते थे और छोटे थे, और बिजली की खपत कम करते थे। यानी आकार में कॉम्पैक्ट और कम बिजली की खपत करते थे, आकार में भी छोटे थे और बिजली भी कम खर्च करते थे, खपत करते थे। इस कारण ये गर्म नहीं होते थे। ठीक है, और ये क्या थे? वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काम भी बहुत तेज़ी से करते थे। ठीक है, इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्टो, कोबोल का प्रयोग होता था। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की भाषा, यानी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाना, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंप्यूटर की भाषा की आवश्यकता होती है। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषाओं का यूज किया गया था? असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का यूज किया गया था। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे किसी अन्य थ्योरी क्लास में। ठीक है, इसमें अपने को इतना ध्यान में रखना कि दूसरी पीढ़ी 1959 से 1965 के बीच में थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टरों ने स्थान ले लिया। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टरों का स्थान लेने से क्या हो गया? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर का आकार बहुत छोटा था और बिजली भी बहुत कम खपत करते थे। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। ठीक है, इनकी कार्य करने की जो गति होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे? मुख्य कंप्यूटर IBM 1620, IBM
ये 7094, और इसके बाद में CDC था 1604, ठीक है, और यूनिवेक था 1108। ये SPD के मुख्य कंप्यूटर थे। और SPD कंप्यूटर दिखते कैसे थे? इस तरीके ही दिखते थे, यानी एक कमरे के पहले तो प्रथम पीढ़ी का तो पूरे रूम में आता था, ये एक मेज पे आने लग गया था, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे? तीसरी पीढ़ी की अवधि कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? 1965 से 1971 के बीच में मानी जाती है। और इसमें क्या चीज़ यूज की गई थी? इसमें ट्रांजिस्टरों स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का यूज किया गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत सर्किट, ठीक है। एकीकृत सर्किट इस पे आधारित है। जो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर किस पे आधारित है? IC पे आधारित है। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर किस पे आधारित है? IC पे। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टरों के स्थान पर IC का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जो आकार में ट्रांजिस्टर से काफ़ी छोटी होती है और कार्य भी बहुत फास्ट करती है। किसकी तुलना में? ट्रांजिस्टर की तुलना में। एक IC के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टरों की क्षमता होती है। इस IC का आविष्कार किसने किया? इस IC का आविष्कार किया जैक किल्बी द्वारा। इस IC का आविष्कार जैक किल्बी द्वारा किया गया, ठीक है। जैक किल्बी एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इस IC का आविष्कार किया गया था। ये प्रश्न होता है कि IC का आविष्कार किसने किया? जैक किल्बी ने। एक एकल IC में कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कंपेस्टर होते हैं। जो उपकरण होते हैं वो एक IC के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कंपेस्टर, इन सब चीज़ों को एक IC के अंदर इन्होंने समाहित कर दिया था, जिससे आकार बहुत छोटा हो गया था कंप्यूटर का, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे? IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज और PDP यानी पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और IBM 370 168 और TDC 316, ये इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। और तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर दिखते कैसे हैं? इस तरीके के दिखते थे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है, ये थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे चौथी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में क्या बात ध्यान में रखनी है? इसकी अवधि 1965 से 1971। इसमें ट्रांजिस्टर स्थान पर IC का उपयोग किया गया था। एक IC में क्या होता है? कई सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कंपेस्टर होते हैं। और IC का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था, ठीक है। इसके बाद में हम चौथी पीढ़ी पढ़ते हैं। चौथी पीढ़ी क्या है? चौथी पीढ़ी जो अवधि मानी जाती है वो 1971 से 1980 के बीच में मानी जाती है। और ये किस पे आधारित है? VLSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित है। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। वेरी लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ी IC, ठीक है, जो लाखों गणनाएं एक साथ कर सकती है। इस तरीके की एक IC चिप बनाया गया जिसको बोला गया है VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत यानी VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया गया। यानी एक IC चिप थी, उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, और इस VLSI में यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत बड़ी होती थी। इसमें तो बहुत मतलब लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते थे, जिससे गति है वो और ज़्यादा तेज हो गई थी, यानी लाखों गणनाएं एक साथ ये कर सकते थे। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, कॉम्पैक्ट, विश्वसनीय और सस्ते हो गए थे। इनके उपयोग से क्या ये शक्तिशाली भी हो गए थे, विश्वास वाले भी हो गए थे और सस्ते भी हो गए थे। नतीजन चौथी पीढ़ी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर यानी PC क्रांति को जन्म दिया। यानी इससे पहले व्यक्तियों के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता था वर्क करने के लिए, लेकिन चौथी पीढ़ी के बाद में पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया। यानी हर व्यक्ति के पास में धीरे धीरे पर्सनल कंप्यूटर होने लग गए। लोग अपने पर्सनल रूम में कंप्यूटर खरीदने लगे और उनका यूज करने लग गए, ठीक है। सभी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C है, C++ है, डाटाबेस है, इस पीढ़ी में प्रयोग की जाती थी। यानी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी देखो ये लैंग्वेज होती क्या है? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर ही होता है, ये मानो कंप्यूटर की भाषा होती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं मशीनी भाषा। मशीनी भाषा कौन सी होती है? जिसके अंदर हम प्रोग्राम 0-1 के अंदर ही बना सकते हैं, ABCD वगैरह यानी मानव भाषा का यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
कंप्यूटर वो 0-1 भाषा समझता है अब भी, लेकिन अब अपने क्या एक बीच में कन्वर्टर लगा होता है जो भी अपन मानव भाषा देते हैं उसको कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें ये तो मानव की भाषा के अंदर इसके अंदर अपन प्रोग्राम बना सकते हैं ABCD जैसे। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीनी भाषा जो है उसमें केवल 0-1 के माध्यम से प्रोग्राम बना सकते थे। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी के अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, डाटाबेस इनका उपयोग किया जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे, DEC 10 स्टार 1000 PDP 11 कैरी 1। ये क्या थी, कैरी 1 सुपर कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर था ये। ठीक है, कैरी XMP ये भी क्या था, ये भी सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी के चौथी पीढ़ी में क्या बात ध्यान में रखना है, 1971 से 1980 के बीच में मानी जाती है। इसके अंदर IC के स्थान पर VLSI का उपयोग किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। ये बहुत बड़े पैमाने पर गणना ही कर सकती थी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली और विश्वसनीय थे। और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर ने पर्सनल कंप्यूटर यानी PC क्रांति को जन्म दिया था। ठीक है, इसमें कई सारे लैंग्वेज जैसे C++, डाटाबेस हाई लेवल लैंग्वेजों का यूज किया जाता था और ये इनके कंप्यूटर थे। तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर इस तरीके के हो गए थे जो आपने देखा होगा, यूज भी करते होंगे आप लोगों के पास में होंगे इस तरीके के कंप्यूटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन पांचवी पीढ़ी, आज की लास्ट पीढ़ी अपनी। ठीक है, यह है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में क्या है, पांचवी पीढ़ी की अवधि 1980 के बाद की मानी जाती है, यानी 1980 से लेकर आज तक की जो पीढ़ी मानी जाती है वो पांचवी पीढ़ी मानी जाती है। और आने वाले जो कंप्यूटर है उनको भी पांचवी पीढ़ी के अंदर ही रखा गया, भविष्य के कंप्यूटरों को भी। उसके अंदर क्या यूज किया गया है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है ये भी। ठीक है, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पर आधारित है। पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि का निवेश किया गया है। कृत्रिम बुद्धि का निवेश किया जा रहा है, जैसे रोबोट होते हैं, आपने देखा होगा रोबोट आजकल काम करने लग गए हैं। कृत्रिम बुद्धि यानी वो अपनी मानव द्वारा जो निर्मित बुद्धि होती है उसको कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, यानी अपनी कृत्रिम बुद्धि का यूज करते हुए भी वो काम कर रहा है। ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कृत्रिम बुद्धि को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जनरेशन में ऐसे कंप्यूटर बन रहे हैं जो एक किसान की तरह सोचते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, नेट इसी जनरेशन में प्रयोग की जाती है। यह हाई लेवल लैंग्वेज जो है इस पीढ़ी के अंदर भी यूज की जाती है। और जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर है वो पांचवी पीढ़ी के ही कंप्यूटर माने जाते हैं, इससे पहले लैपटॉप वगैरह नहीं थे। ठीक है, तो देखिए इसमें मुख्य बात क्या है, 1980 के बाद का जो पीढ़ी है कंप्यूटर हैं उनको पांचवी पीढ़ी में रखा गया है। ये आने वाले भविष्य के जो कंप्यूटर उनको भी इसी पीढ़ी में रखा गया है। इस तरीके के कंप्यूटर बन रहे हैं, बनाने का प्रयत्न चल रहा है जो इंसान की तरह सोचते हो, यानी कृत्रिम बुद्धि जिसके अंदर हो। ठीक है, वो अपने आप निर्णय लेने में सक्षम हो, इस तरह कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी जो हमारे सामने लैपटॉप, अपने टैबलेट, मोबाइल, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, और इसमें ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज, पीछे वाला तो क्या था, वेरी लार्ज था, ये अल्ट्रा लार्ज यानी उससे भी बड़ा प्रोसेसर आधारित है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित माइक्रो प्रोसेसर है इसका, तो इसमें करोड़ों गणना एक साथ में कर सकते हैं। तो ये थी इसकी पांचवी पीढ़ी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर कंप्यूटर का इतिहास और विकास पढ़ा। विकास में हमने पांचों पीढ़ियों का अध्ययन किया। आज आपको समझ में आया होगा, बड़ा डिटेल से मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब दो बातें और बता देता हूँ, दो प्रश्न हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। इस तरीके के पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर यानी रोबोट आ रहे हैं। ठीक है, वो दो प्रश्न कौन से हैं आप बताएं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या नाम है, जो भारत में बना हुआ हो इस तरीके का प्रथम कंप्यूटर आया उसका नाम क्या था, अगर आपको पता हो तो बताएं। उसका नाम है सिद्धार्थ। उसका नाम क्या है, सिद्धार्थ। यानी भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था वो कौन सा था, सिद्धार्थ था। ये कई बार प्रश्न आ जाते हैं तो मैंने आपको ये अलग से प्रश्न बताया है। ठीक है, एक प्रश्न और है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है पेपरों के अंदर, DCA, RCIT, ठीक है, या अनदर को कंपटीशन एग्जाम उसमें भी।
तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है, तो आज ये अपने थ्योरी की पहली क्लास थी जिसके अंदर हमने कंप्यूटर का परिचय, इतिहास और विकास पढ़ा। आशा आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो आज की इस पहली थ्योरी क्लास में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।